दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों आज हम अकाउंटेंसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। आज के क्वेश्चंस में कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जिसको आप स्किप कर सके, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने एक एक करके खुद से बनाए हुए हैं, अलग अलग जगहों से मैंने इसको कलेक्ट किया है जिससे कि हम आपकी तैयारी और अच्छे से करा सकें। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये सारी मेहनत मैं आपके लिए करता हूं तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप लाइक और कमेंट भी किया करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट हमें अप्रिशिएट करते हैं और अच्छा करने के लिए। तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा मैच द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, prohibition on issue of shares at discount, issue of shares at premium। देखिए टॉपिक जो है वो शेयर्स पर बेस है। इसमें आपको सेक्शन बताने हैं कि कौन सा किस सेक्शन से बिलोंग करेगा। इस चीज पर मैं आपसे एक बात कंफर्म कहूंगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपको समझना है तो कुछ ऐसे जिनको आपको याद करना है। जैसे ये क्वेश्चन आपका याद करने पर बेस करेगा, क्योंकि सेक्शंस में समझाने की जैसे कोई चीज नहीं होती, वो याद करने पर ही आपका डिपेंड करेगा। एक आपको कॉमन बात बताऊं कि लगभग जितने एक्ट हैं उन सब की जो डेफिनेशन दी रहती है वो सेक्शन 2 और सब सेक्शन कुछ और होता है। तो इस तरीके से खोजने में आपको आसानी होगा। कह रहा डेफिनेशन ऑफ शेयर्स, तो आप देख सकते हैं यहां पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 दिया है, तो 1 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगर आप देखें तो 1 का बी जो है वो केवल एक में आपको दिख रहा है, यानी डी में, तो इसका मतलब है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी और में भी बी होता तो आप कई और से चेक कर सकते थे। टाइप्स ऑफ शेयर्स जो आपको दिया गया है ये आपका सेक्शन 43 में है, यानी 2 का ए होगा। कोई भी कंपनी यानी 2013 के एक्ट में यह कर दिया गया है कि अब कंपनी केवल अपने शेयर्स को एट पार और एट प्रीमियम पर ही इश्यू करेगी। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है तो वो या तो 10 रुपए में इश्यू करेगी या 10 रुपए वाला शेयर्स 11 में, लेकिन 10 रुपए वाला शेयर्स अब वो 9 रुपए में लेकर नहीं आ सकती। इसका मतलब हुआ शेयर्स अब डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होंगे। लेकिन एक बात आपको और बता दूं, जब शेयर्स फॉरफिट कर लिए जाते हैं तो उन्हें हम डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हैं, वहां पर डिस्काउंट पर इश्यू करने में कोई मनाही नहीं है। और दूसरी चीज, ऐसे शेयर्स जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, अपने डायरेक्टर्स को देती है, जिसको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं, वो शेयर्स भी डिस्काउंट पर इश्यू हो सकते हैं अगर उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पारित कर लिया गया हो। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम ये आपका सेक्शन 52 में आएगा और डिस्काउंट वाले ये सेक्शन 53 में आएंगे। तो इस तरीके से 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी होगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आप इन सेक्शंस को जरूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग। इसमें 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, थोड़े थोड़े पॉइंट इस पे आप समझिएगा। देखिए इंडिया में अगर आप बात करें तो 1 पर्सन कंपनी की जो ओरिजिन हुई वो कंपनीज एक्ट 2013 से ही हुई। यानी पहले के टाइम में अगर आप बात करें तो 2013 से पहले 1 पर्सन कंपनी का कोई कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं था। एक बात आप और समझिएगा, 1 पर्सन कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। यानी अगर कभी ऐसा ऑप्शंस कुछ आपको मिले कि 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट है, पब्लिक है, गवर्नमेंट, किसमें आएगा, तो 1 पर्सन कंपनी एक प्राइवेट कंपनी की तरीके से ट्रीट की जाती है। बस डिफरेंस इतना है कि अगर आप 1 पर्सन कंपनी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक मेंबर होगा तो प्राइवेट कंपनी यानी 1 पर्सन कंपनी बन जाएगी।
प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 होता है, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 पर्सन्स होते हैं, तब जाकर के ये कंपनी क्रिएट होती है। गवर्नमेंट कंपनी के बारे में भी आपको बता रहा हूं। अब 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, इनके सेक्शंस आपसे पूछे गए हैं कि कौन सा किस सेक्शन में इसके डिफिनेशंस को दिया गया है। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है, पहले आप ये समझ लें। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब आप ये मत समझिएगा कि इस कंपनी को गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब कोई भी ऐसी कंपनी, जैसा मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम अजय लिमिटेड है। अब अजय लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर्स हैं, तो इक्विटी शेयर्स जो भी है वो 100% है। अब मान लीजिए इसका मिनिमम 51% जो है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी या तो स्टेट गवर्नमेंट ले ले या दोनों मिल करके ले लें। यानी अगर किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स, ध्यान से समझिएगा, यहां पर शेयर्स की बात होगी तो इक्विटी शेयर्स की बात होगी, तो कम से कम 51% इक्विटी शेयर्स अगर गवर्नमेंट ले ले, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट में बात करें तो जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, अगर इस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट या कई सारी स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ले लेती है तो ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। तो आप ये मत समझिएगा कि गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसको गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी कंपनी के कम से कम 51% शेयर्स अगर गवर्नमेंट ले लेती है तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। अब पब्लिक कंपनी की बात करें तो ऐसी कंपनी जो शेयर्स को यानी कैपिटल को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है, वो पब्लिक कंपनी होती है। और ऐसी कंपनी जो शेयर्स को इनवाइट करने के लिए यानी शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को नहीं बुला सकती, वो प्राइवेट कंपनी होती है। दूसरी बात अगर आप करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होंगे और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे। 2 डायरेक्टर और 3 डायरेक्टर में एक फीमेल का होना कंपलसरी किया गया है। अब आप सेक्शन की बात करें तो 1 पर्सन कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में है, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में, पब्लिक कंपनी 271 में और गवर्नमेंट कंपनी 245 में। यानी 1 का ए, इस तरीके से ये आपका मैच कर रहा है। तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। तो आपका ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। फिर देखिएगा, कह रहा होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, डोरमेंट कंपनी। अब आपसे ये पॉइंट पूछा है कि इसमें ये क्या है। तो देखिए, होल्डिंग और सब्सिडरी की मीनिंग मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं, आप समझना इस पॉइंट पे। जैसा मान लीजिए एक कंपनी का नाम है अजय लिमिटेड और एक कंपनी है जिसका नाम है विजय लिमिटेड। आप कोई भी नाम इसमें नोट कर सकते हैं, हमने 2 लिखे हैं, अजय लिमिटेड, विजय लिमिटेड। आप अपने फ्रेंड्स के नाम के साथ लिख लीजिएगा। अब पता यह है, अजय लिमिटेड ने कम से कम 51% शेयर्स, लेने को 100 भी हो सकता है, 51%। फिर वही बात आप समझिएगा, इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है। 51% शेयर्स ऑफ विजय लिमिटेड एक्वायर्ड, यानी अजय लिमिटेड ने विजय लिमिटेड के कम से कम 51% शेयर्स खरीद लिए। तो जो अजय कंपनी है ये होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और जो विजय कंपनी है ये अजय कंपनी के हिसाब से सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। तो आप इतना समझिएगा, जहां पर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 51% शेयर्स ले लेती है तो जो कंपनी खरीदती है वो होल्डिंग है और जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं वो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। एक चीज में आप और समझना, ये मिनिमम 51 का क्राइटेरिया है, ये 51 से लेके 100 तक का हो सकता है। अब आपके मन में एक बात आएगा कि 51 आपने यहां भी कहा और 51 आपने वहां भी कहा, गवर्नमेंट में भी और होल्डिंग में भी। तो आप अंतर समझिएगा, जब किसी कंपनी के, जैसे विजय लिमिटेड के 51% शेयर्स अगर गवर्नमेंट ले लेती तब विजय लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी कही जाती, लेकिन विजय लिमिटेड के शेयर्स अजय लिमिटेड ने लिए हैं
तो यहां पर विजय लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है और अजय लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है। होप सो आपको अच्छे समझ में आया होगा। डोरमेंट कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 2 सालों से कोई अपना बिजनेस नहीं किया है, रिटर्न फाइल नहीं किया है, मतलब एक तरीके से वो काम कुछ नहीं कर रही है। ऐसी कंपनी को डोरमेंट कंपनी के नाम से हम जानते हैं। होल्डिंग कंपनी का जो सेक्शन है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट डोरमेंट, डोरमेंट कंपनी आपका सेक्शन 455 पे है, यानी 4 का डी ऑप्शन। अब आप चेक करिएगा तो 4 का आपका डी दिया है। होल्डिंग कंपनी 246 में, सब्सिडरी कंपनी 2 सब सेक्शन 87 और एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 में आपको दिया है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर देखिएगा बहुत आसान तरीका, कह रहा आईपीओ क्या है। जब एक कंपनी पब्लिक को शेयर्स सेल करती है या पब्लिक को चाहती है वो शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे, तो उसके लिए जो ऑफर करती है उसे बोलते हैं आईपीओ, और आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी आईपीओ जो है इनिशियल पब्लिक ऑफर होगा। तो आप इसमें देखिए इनिशियल प्राइवेट ऑफर, पब्लिक ऑफर, पब्लिक ऑफिस, पर्सनल ऑफर, तो ऐसे सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से आप मैच करिएगा। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आपकी टॉपिक आती है मिनिमम सब्सक्रिप्शंस की। मीनिंग समझिएगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शंस होता क्या है। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है तो उसमें एक रूल यह सेट किया गया है कि अगर एक सर्टेन डेज के अंदर आपको एक मिनिमम अमाउंट नहीं मिल जाती तो आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। उस मिनिमम अमाउंट को ही मिनिमम सब्सक्रिप्शंस के नाम से हम लोग जानते हैं। और कह रहा है मिनिमम सब्सक्रिप्शंस मस्ट बी रिसीव्ड विद इन, मतलब कितने दिन के अंदर मिलना चाहिए। तो ये जो है लिखा है विद इन 30 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 30 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखिए पेपर में जब आप ऐसे क्वेश्चंस पाते हैं तुरंत आपको लगता है हाँ 30 डेज है, बस आप इसमें मार्क करने चले जाते हैं। इसलिए ऑप्शंस जरूर आप रीड करें। यहां लिखा है विद इन 30 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे पेपर में गलतियां हो जाया करती हैं। फिर कह रहा है इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम इट शुड बी रिटर्न विद इन। मतलब आप समझे, आपको 30 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शंस की अमाउंट मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिला, देखिए अगर मान लीजिए मिल गया तब तो आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट जारी कर देंगे, लेकिन अगर मिनिमम अमाउंट नहीं मिल पाई तो जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनको आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ में। और इसके लिए जो टाइम दिया गया है वो 15 डेज का दिया गया है। कहने का मतलब समझिएगा, जैसे 30 दिन के अंदर पैसा मिल जाना चाहिए। अब मान लीजिए 30 दिन के अंदर पैसा नहीं मिला तो इसके बाद जो ये पैसा है वो 15 दिन के अंदर आपको वापस कर देना चाहिए, मतलब 15 डेज में ये अमाउंट रिटर्न करनी है। फिर देखिए कह रहा है इन केस शेयर्स आर नॉट अलॉटेड इफ द अमाउंट इज नॉट रिटर्न। हमने अभी आपसे पीछे क्या कहा कि अगर शेयर्स आपने नहीं अलॉट कर पाए, और नहीं अलॉट तब होगा जब मिनिमम सब्सक्रिप्शंस कंपनी को नहीं मिलेगा। तो कह रहा है अगर तो कंपनी ने 15 दिन में पैसा मान लीजिए नहीं वापस किया तो फिर रूल ये है कि ये पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए नॉर्मल हम जब पढ़ते हैं ना तो हो सकता है कि आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले पढ़े हो और आपने सीधे पढ़ा हो कि हाँ 15%, लेकिन कभी भी हर एक चीज का बहुत सही से समझिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में मेरिट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अब 15% सही है। अब मान लीजिए आपने 15% के आगे नहीं पढ़ा तो आप 15% पे टिक कर देंगे, जबकि इसका करेक्ट आंसर होगा 15% पर एनम। अब पूरे इस तीनों क्वेश्चंस का सीक्वेंस था वो समझिएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट 30 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए।
30 दिन के अंदर अगर नहीं मिला तो आप जितना पैसा मिला है उसको आपको रिटर्न कर देना है। रिटर्न करने के लिए 15 दिन का टाइम आपके पास है। अगर आप इस 15 दिन में नहीं वापस कर पाए, मान लीजिए आपने 20 दिन में वापस किया, तो मतलब आपने 5 दिन एक्स्ट्रा ले लिया, तो इस 5 दिन का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और रेट जो लगेगा वो 15% पर एनम लगेगा, मतलब 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और आपको इंटरेस्ट 5 दिन का लगाना पड़ेगा। तो आप इसका कॉम्बिनेशन ऐसे याद रखिएगा, अच्छा तरीका है 30 + 15 + 15, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 दिन के अंदर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो 15 दिन के अंदर पैसा रिटर्न होना चाहिए, और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो 15% का, यानी 15 याद रखें, और ये पर एनम का है, मतलब जितने दिन डिले होगा उतने दिन ये पैसा आपको करना पड़ेगा। फिर कह रहा है When did the Companies Act 2013 came into force? कंपनी एक्ट 2013 जो आपका बना, ये कब से लागू हुआ? देखिए 2013 का जो एक्ट बना उसमें एक चीज है कि इसके कई सारे जो रूल्स थे वो अलग अलग डेट पर लागू हुए, लेकिन अगर हम बात करें कि जो इंपॉर्टेंट या बहुत सारे जो रूल्स हैं वो जो लागू हुए वो 1 अप्रैल 2014 से लागू हुए, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा इफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स इज रिटर्न विथ इंटरेस्ट देन द डायरेक्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। वही क्वेश्चंस, वो चारों का सेट था, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। कह रहा है यदि अंशों पर प्राप्त राशि ब्याज के साथ लौटाई जाती है तो संचालक जिम्मेदार होंगे, मतलब वो पर्सनली, कलेक्टिवली एंड पर्सनली, आइदर ए और बी। तो एक बात याद रखिएगा, संचालक व्यक्तिगत एवं सामूहिक यानी पर्सनली एंड कलेक्टिवली ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस तरीके से देखिए इसमें हमने आपको 4 क्वेश्चंस का सेट बता दिया। पहला वो 30 दिन, फिर 15 दिन, फिर 15% वार्षिक, और उसके बाद वो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे अगर वो ब्याज सहित लौटाते हैं, ये चीज है। अब देखिएगा टॉपिक आती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब आप समझ जाएं, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है तो उसका पैसा वो पार्ट में लेती है, जिस पर जो है वो एप्लीकेशन का पैसा लेती है, अलॉटमेंट का पैसा लेती है, और रिमेनिंग अमाउंट कॉल्स का लेती है। एक कंपनी मैक्सिमम 3 कॉल्स कर सकती है। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स, ये 3 चीजें हैं। अब आप समझना बात को, कुछ चीजें इसमें कॉमन आप सुन लें जो याद रहे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स ये तीनों ही पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। अब आपके मन में आएगा कि ये पर्सनल अकाउंट है तो क्यों है, रीजन आप सुनिएगा। जैसा मान लीजिए ए ने पैसा दिया, बी ने पैसा दिया, सी ने, कंपनी में ऐसे हजारों लाखों लोग शेयर्स खरीदने के लिए पैसे देते हैं और कंपनी उनको शेयर्स अलॉट करती है। तो कंपनी करती क्या है, उनका एक ग्रुप बना लेती है कि हाँ ये शेयर्स अप्लाई करने वाले लोग हैं, ये अलॉट किया गया उनका। जैसे आप ऐसे समझिएगा, अगर आपने अपने मोबाइल में 10 लोगों का नंबर आपने फीड किया और फिर उन 10 लोगों का आपने अलग से एक ग्रुप बना दिया, तो ग्रुप जो है वो मेंबर्स का ही तो है। वैसे यहां समझिएगा, जो यहां पर शेयर्स की बात हो रही है, तो शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया वो पर्सन है, जिनको अलॉट किया गया वो पर्सन है, और जो रिमेनिंग अमाउंट पे कर रहे हैं यानी जो आपके शेयर होल्डर बन चुके वो भी पर्सन है। और पर्सन से बिलोंग करने वाले सारे अकाउंट पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो आप इतना समझिएगा कि शेयर्स एप्लीकेशन ये ग्रुप है उन पर्संस का जिन्होंने अप्लाई किया है। शेयर्स अलॉटमेंट ये एक ग्रुप है उन लोगों का जिनको शेयर्स अलॉट किए गए, और ये सारे पर्सन है, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट है। तो ये तीनों ही पर्सनल अकाउंट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए आपने कॉल्स का पैसा नहीं दिया टाइम पर, आप चाहते हैं कि हम बाद में दे दें और कंपनी हमसे पैसा ले ले, तो इसके लिए काम क्या करना पड़ेगा। अगर कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हर एक चीज जरूरी नहीं कि आपको हर एक जगह पर मिले, इसीलिए मैं हर एक चीज को पूरा लेकर आया हूं आपके लिए कि आपको बहुत अच्छा समझ में आए।
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की अगर आप बात करें तो कंपनी का अगर पार्षद अंतर नियम जो उसके इंटरनल रूल्स की बात करता है, अगर वो अलाउ करता है तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन कंपनी कॉल कर सकती है। मतलब ये कि अगर कॉल्स का पैसा आप ड्यू डेट के बाद देते हैं तो कंपनी ये कह सकती है कि हम इंटरेस्ट के साथ पैसा लेंगे। अब यहां पर आपको यह समझना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, जो कि लेटेस्ट है और इसी के अकॉर्डिंग आपको समझना भी है। 10%, 10% पर एनम, 5%, 5% पर एनम। अब एक बात आप समझना, जो ये 5% है ये भी सही था 1956 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग। 10% अब सही है 2013 के अकॉर्डिंग। 10 और 5 केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दें हैं, क्योंकि इसमें सब में ये पर एनम ऐड है। तो आपको पेपर के पॉइंट से जो याद रखना है वो 10% पर एनम है। एक बात और सुनिएगा, ये जो 10% पर एनम दिया है ये मैक्सिमम है। अगर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया चाहे, मतलब एक ऐसी नियामक, एक ऐसी संस्था जो कंपनियों को गवर्न करती है, उनको गाइड करती है, अगर वो चाहे तो वो इससे कम भी परसेंट सेट कर सकती है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 10% से अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन 10 से कम होने पर कोई रोक नहीं है। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% पर एनम है और ये मैक्सिमम है। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, वही चीज, आपने कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया तो ये कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा। यानी अगर आप पैसा समय से पहले देते हैं तो वो कॉल्स इन एडवांस आएगा। अब फिर वही पर यहां परसेंट की बात कर रहे हैं। ये जो 6% पर एनम है ये 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग है, जो 1 अप्रैल 2014 के पहले यानी 31 मार्च 2014 तक ये अप्लाई था। लेकिन 1 अप्रैल 2014 से जो अब अप्लाई है वो 12% पर एनम है। मतलब ये कि अगर आपने एडवांस में पैसा दे दिया है तो कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगी। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है ये कंपनी के पॉइंट से एक्सपेंसेस होता है, और वहीं आपने अभी ये पढ़ा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ये कंपनी के पॉइंट से इनकम होता है। इस सब पे हम आपके लिए फुल वीडियो लाने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चंस में ही मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अधिक से अधिक तैयार हो जाए। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर वही बात समझिएगा, ये 12% पर एनम जो है ये आपका मैक्सिमम है। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि इस 12% पर एनम जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है इससे कम सेट किया जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा सेट नहीं किया जा सकता। कह रहा है प्रोराटा अलॉटमेंट हैपेंस ऑन। अब प्रोराटा अलॉटमेंट होता क्या चीज है, पहले इसको आप डिटेल में सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कंपनी ने ऑफर्ड किया 10,000 शेयर्स को, लेकिन कंपनी के पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ वो एप्लीकेशन 15,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुआ। देखिए जितनी कंपनियों का नेम फेम होता है, जितनी कंपनियों की गुडविल होती है, उनके साथ ऐसी हैपनिंग्स होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी ऑफर करती है 10,000 शेयर्स, लेकिन खरीदने वाले 15,000 हैं। अब कंपनी के पास ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शंस, कंपनी 10,000 लोगों को 10,000 शेयर्स अलॉट कर दे और इन 5,000 लोगों को कंपनी रिटर्न कर दे। तो जिसको रिटर्न किया गया उनको लेटर ऑफ रिग्रेट जाएगा, और लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब यही हुआ कि हमें बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हम आपके आवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते। मतलब आपने जो शेयर्स खरीदना चाहते हैं हम आपको नहीं दे सकते। उसके साथ या तो टाइम का रीजन या कोई और रीजन कंपनी वहां पर लगा सकती है। 10 को 10 मिला, ये फुल अलॉटमेंट कहलाएगा। अब दूसरा ऑप्शन यहां पर समझिएगा, 10,000 शेयर्स कंपनी के पास है और 15,000 खरीदने वाले आए। अब कंपनी क्या करती है, 15,000 लोगों में 10,000 शेयर्स को बांट दे।
अब बांटने का मतलब ये आप कह सकते हैं, जैसे आप 3-0 अगर कैंसिल कर दें तो मतलब 15 शेयर्स जो मांगे थे उनको 10 मिला। इसको आप और कैंसिल कर दें तो ये 3-2 आएगा, मतलब जिन लोगों ने 3 शेयर्स मांगे थे कंपनी उनको 2 शेयर्स देगी। तो बहुत आसान लैंग्वेज में आप सुनिएगा, जितने के लिए आपने ऑफर किया है, मतलब जितने के लिए आपने एप्लीकेशन दिया है, अगर उससे कम शेयर्स आपको मिलते हैं तो इसी को बोला जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट, हिंदी में कहते हैं आनुपातिक आवंटन। बहुत आसान मतलब आप समझिएगा, आप दुकान पे 5 किलो चीनी खरीदने गए लेकिन दुकानदार ने आपको 3 किलो दिया, मतलब आप जितना शेयर्स चाहते थे उससे कम ही आपको मिला, ये प्रोराटा अलॉटमेंट है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर उससे ज्यादा मिल जाए तो उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि जितने के लिए आप पैसा देंगे उतना या उससे कम भी मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें कह रहा है ये कौन सी सिचुएशन है, तो इसे हम ओवर सब्सक्रिप्शंस के नाम से जानते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा इन प्रैक्टिस शेयर्स कैपिटल ऑफ अ कंपनी मींस, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है व्यवहार में कंपनी की शेयर पूंजी का मतलब क्या है। आपको अब लग रहा होगा कि अथोराइज्ड भी है, इश्यूड भी है, सब्सक्राइब्ड भी है, कॉल्ड अप भी है, पेड अप भी है। अब यहां पर अगर आप इसके मीनिंग की बात करें तो कह रहा है कि कौन सी इसमें ऐसी कैपिटल है जो रियल में कंपनी की कैपिटल मानी जाती है। तो आप समझना इस पे, जो अथोराइज्ड कैपिटल है ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है। अथोराइज्ड कैपिटल के जो है और भी नाम होते हैं, जैसे अथोराइज्ड कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल के नाम से हम जानते हैं, अथोराइज्ड कैपिटल को ही रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 नाम है, आप अथोराइज्ड कह सकते हैं, आप नॉमिनल कह सकते हैं, आप रजिस्टर्ड कह सकते हैं। अथोराइज्ड का पार्ट इश्यूड होता है, इश्यूड का पार्ट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब का पार्ट कॉल्ड अप, और कॉल्ड अप का पार्ट पेड अप। लेकिन इन प्रैक्टिस पेड अप कैपिटल ही शेयर्स कैपिटल का मतलब होता है। उसका रीजन है, जब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे तो शेयर्स कैपिटल में अमाउंट के कॉलम में जो पैसा फिल किया जाता है वो आपका पेड अप कैपिटल होता है। तो शेयर्स कैपिटल जो है ये पेड अप कैपिटल के लिए। एक चीज आप और सुन लें, शेयर्स कैपिटल की अगर बात करें तो शेयर्स कैपिटल भी नेचर के अकॉर्डिंग ये पर्सनल अकाउंट है। अब अगर आपके मन में आए कि शेयर्स कैपिटल पर्सनल अकाउंट क्यों है, तो इसका रीजन आप सुनिएगा। जो बिजनेस में कैपिटल लगा है उस कैपिटल को लगाने वाले शेयर्स होल्डर हैं, ये कैपिटल उन शेयर्स होल्डर को डिनोट करती है, और शेयर्स होल्डर पर्सनल है इसलिए शेयर्स कैपिटल भी पर्सनल है। लेकिन अगर केवल शेयर्स की आप बात करें तो केवल शेयर्स ये आपके लिए नॉमिनल अकाउंट में होंगे। उसका रीजन है, शेयर्स एक तरीके से गुड्स ट्रीट किया जाता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग। 1930 का एक्ट ये कहता है कि जो शेयर्स है वो गुड्स है, क्योंकि आप इसे सेल परचेज कर सकते हैं। फिर कह रहा व्हेन व्हिच मेथड इज लीगली अलाउड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब टॉपिक आ रही रिडम्पशंस की। देखिए रिडम्पशन का मतलब होता है रिटर्न करना। अब कंपनी को आपको यह पता है कि किसी भी कंपनी में 2 टाइप्स के शेयर्स होते हैं, एक का नाम इक्विटी है और एक का नाम प्रेफरेंस। बहुत आसान सी मीनिंग सुनिएगा, एक ऐसा शेयर जिस पे रेट ऑफ डिविडेंड यानी शेयर्स पर कंपनी प्रॉफिट का पार्ट देती है और प्रॉफिट का जो पार्ट है वो डिविडेंड कहलाता है। अब आप समझना, इक्विटी और प्रेफरेंस 2 शेयर्स हैं, जिस पे रेट ऑफ डिविडेंड पहले से फिक्स होगा वो प्रेफरेंस है, जिस पे रेट ऑफ डिविडेंड पहले से फिक्स नहीं है वो इक्विटी वाले होते हैं। कंपनी में जो रिस्क बियर करता है वो इक्विटी वाला है, इसीलिए इक्विटी शेयर्स होल्डर कंपनी के लिए रियल ऑनर, हम लोग इसको समझते हैं या जानते हैं। जब भी पेपर में आएगा रियल ऑनर ऑफ द कंपनी तो आप इक्विटी शेयर्स होल्डर पे मार्क करेंगे। अब रिडम्पशन का मतलब पैसा लौटाना, और किसका लौटाना? प्रेफरेंस शेयर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा,
इक्विटी शेयर्स का पैसा कंपनी के जीवन काल में कभी भी नहीं लौटाया जा सकता। इक्विटी शेयर्स का पैसा तभी लौटेगा जब कंपनी का वाइंड अप होगा, कंपनी का समापन होगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के साथ रूल बन चुका है कि इश्यू के डेट से 20 साल के अंदर, बहुत ध्यान सुनिएगा, 20 साल के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स वालों का पैसा कंपनी को रिटर्न करना ही होता है। तो वही वो कह रहा है कि रिडेम्पशन, अब बात करेगा रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स की, तो रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स का मतलब हमेशा प्रेफरेंस शेयर से होता है, कभी भी इक्विटी से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, इक्विटी शेयर्स लाना कंपलसरी है। प्रेफरेंस शेयर्स का लाना या ना लाना ये कंपनी पर डिपेंड करेगा। मतलब इक्विटी शेयर्स के बिना किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के बिना कंपनी का फॉर्मेशन हो सकता है। उसका कारण है क्योंकि अगर इक्विटी वाले होंगे नहीं तो कंपनी में रिस्क कौन बियर करेगा, यानी कंपनी में अगर लॉस होगा तो कौन बियर करेगा। तो इक्विटी का होना कंपनी के लिए कंपलसरी है, लेकिन प्रेफरेंस का होना कंपलसरी नहीं है। अब कह रहा है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्या वैधानिक विधि है, मतलब पैसा कहां से आएगा, इतने ऑप्शन से। कह रहा सेल ऑफ एसेट्स। अब आप खुद सोचिएगा, एसेट बेच करके मालिक को पैसा लौटाया जाए, ये सही नहीं है। लोन लेकर के पैसा लौटाया जाए, ये नहीं सही है। लेकिन हाँ, इक्विटी वाले पैसा लेकर आए और उससे प्रेफरेंस का पैसा लौटा दिया जाए, ये हो सकता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के क्या हैं, तो कोई भी शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर्स बोले जाते हैं। लेकिन अगर रियल ऑनर की बात करें तो वो इक्विटी वाले ही होंगे। फिर कह रहा पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इश्यू। देखिए इसमें जो दिया है खाली एक ऑप्शन आप ध्यान रखिए, इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अविमोचनशील पूर्वाधिकारंश। इसका मतलब है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा तब लौटाएगी जब कंपनी का समापन होगा। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा इश्यू होने के 20 साल के अंदर वापस करना ही होता है। इसलिए इरिडेमेबल यानी अविमोचनशील पूर्वाधिकारंश अब बाजार में नहीं आते। कह रहा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी विद इन 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, ये क्या है, कंपलसरी है, ऑप्शनल है। अभी आपको लगातार बता रहा हूं, ये कंपलसरी है इनका वापस करना। फिर कह रहा है यदि एक कंपनी ने 1 लाख रुपए के समता अंशों का निर्गमन 10% ये प्रीमियम है, 10% प्रीमियम पर कह रहा है, देन हाउ मच अमाउंट विल बी यूज्ड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब समझिएगा, कह रहा है 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, यानी जो आपने शेयर्स इश्यू किए, 10% प्रीमियम पर है। इसका मतलब 1 लाख का 10%, ये 10,000, तो ये आपका प्रीमियम हो गया। यानी इक्विटी शेयर्स को इश्यू करके आपको 1,10,000 मिला। अब कह रहा है अगर प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा लौटाना है तो ये बताइए कि 1,10,000 यूज होगा या 1 लाख। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम को लौटाने में यूज हो सकता है और कैपिटल का पैसा कैपिटल को लौटाने में। तो सीधा मतलब है प्रेफरेंस शेयर्स के कैपिटल को लौटाने के लिए जो आप यूज कर सकते हैं वो केवल 1 लाख रुपए। तो इसमें ऑप्शन आप देख लें, ए पॉइंट आपका करेक्ट होगा। द शेयर्स कैन बी इश्यूड एट फेस वैल्यू एट प्रीमियम ऑल ऑफ दिस, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। शेयर्स होल्डर इन अ कंपनी, शेयर्स होल्डर कंपनी में क्या है, मेंबर, लोन क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, पार्टनर। देखिए पार्टनर जो होता है वो केवल पार्टनरशिप में होता है और कंपनियों में जो शेयर्स होल्डर होते हैं उनको मेंबर बोला जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग वर्क्स। कह रहा है इसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कहां नहीं कर सकते। तो एक बात आप समझना, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ये कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में आता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यानी ये पूंजीगत प्राप्ति है और पूंजीगत प्राप्ति का प्रयोग पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने के लिए किया जाता है। तो यहां कह रहा फॉर पेइंग डिविडेंड। आपको पता है डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर्स होल्डर को मिलता है वो डिविडेंड कहलाता है।
तो डिविडेंड जो दिया जाता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट यानी आयगत लाभ से दिया जाता है, जबकि प्रीमियम पूंजीगत प्राप्ति है, पूंजीगत लाभ है, इसलिए उससे डिविडेंड का पेमेंट नहीं होगा। द टर्म रिस्क कैपिटल डिनोट्स, देखिए रिस्क कैपिटल का मतलब होता है अगर कंपनी में लॉस होगा तो पैसा डूब जाएगा, तो रिस्क के कैपिटल में इक्विटी वाले होते हैं, क्योंकि इक्विटी वाले ही एक ऐसे हैं जिनका यह नहीं पता होता कि उनको डिविडेंड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, उनको यह भी नहीं पता होता कि डिविडेंड कितना मिलेगा। सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, लेकिन एक बात समझिएगा, अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़िया जाता है तो इनको इनकी उम्मीद से ज्यादा मिलता है। फिर कह रहा शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, यह भी हमने आपको पीछे से समझा दिया है, आप अगर नहीं वहां देखे हैं, ध्यान से सुने हैं तो फिर से एक बार देख लें। When shares are allotted, the account to be credited will, कह रहा अंशों का आवंटन करते समय क्रेडिट होने वाला खाता क्या होगा। देखिए जब भी आप शेयर्स की जर्नल एंट्रीज की बात करें, क्योंकि जर्नल एंट्रीज पे कह रहा है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री बनती है शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें आप देखिएगा कह रहा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो आप देख सकते हैं शेयर्स कैपिटल, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। When shares are forfeited, the shares capital account is debited। देखिए पहले इतना समझिएगा कि जब भी कंपनी शेयर्स फॉरफीट करती है, शेयर्स फॉरफीट का रियल मतलब आप समझिएगा, बढ़िया आपको समझ में आएगा। यहां पर मान लीजिए एप्लीकेशन का जो पैसा था वो 5 रुपए था, अलॉटमेंट का जो पैसा था वो 3 रुपए था, और कॉल्स का जो पैसा था वो 2 रुपए था। तो 5, 3, 8 और 2 ये मिला के 10 रुपए हो गए। अब आप समझना, आपने कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, आपने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन आप कॉल्स का पैसा कंपनी को पे नहीं कर पाए। अब होगा क्या, आपने 5 और 3 यानी कंपनी को 8 रुपए पे कर दिए हैं, 2 रुपए आपने नहीं पे किया। तो जो ये 8 रुपए आपने पे कर दिया है, ये 8 रुपए कंपनी आपको वापस नहीं करेगी। इसी को बोलते हैं शेयर्स और फॉरफिटेड, यानी अंशों का हरण करना। इसको आप ऐसे मत समझिएगा इस 2 रुपए का क्या हम हरण करेंगे जो आपने हमको दिया ही नहीं। हरण हमेशा उस चीज का होता है जो चीज आपकी तो है लेकिन मेरे कब्जे में है। अब ये 8 रुपए हम आपको कभी रिटर्न नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आपका नाम आज से मेंबर्स के रजिस्टर से काट दिया जाएगा, तो इस चीज को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो ये जो 8 रुपए है ये आपका कंपनी जब्त कर लेगी। ये 8 रुपए एक तरीके से कंपनी के लिए तो इनकम होगी, लेकिन जब शेयर्स फॉरफीट कर लिए जाएंगे तो उतने शेयर्स बाजार से कम हो जाएंगे, यानी जो शेयर्स कैपिटल है कंपनी की, वो शेयर्स कैपिटल कंपनी की रिड्यूस हो जाएगी। जैसे ऐसे समझिएगा 100 लोगों को हमने शेयर्स बेचे थे लेकिन 10 लोगों से वापस ले आए, तो आप खुद समझिए कंपनी में आपके शेयर्स जो रखने वाले लोग मार्केट में हैं, यानी आपकी कंपनी के शेयर्स जो मार्केट में अब बचे वो केवल 90 लोगों के पास बचे। यानी 10 लोगों का शेयर्स आपने वापस ले लिया। वापस लेने का मतलब आपने उनका नाम मेंबर्स के रजिस्टर से डिलीट करा दिया, आपने उनके जो है सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया। तो कह रहा शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, तो पहले ये समझिएगा शेयर्स कैपिटल फॉरफीट करने से रिड्यूस हो जाती है। शेयर्स कैपिटल रिड्यूस होगा तो ये डेबिट होगा। इसका रीजन आप सुनिएगा। शेयर्स कैपिटल, अगर आप अमेरिकन अप्रोच की बात करें तो शेयर्स कैपिटल आपको भी पता है कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो ये क्रेडिट होती है, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो ये डेबिट होती है। तो इसका मतलब आप समझना, ये लायबिलिटी का रूल भी आपको याद होना चाहिए। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में, डिक्रीज होगा तो डेबिट में। बात कर रहे थे आपसे कि शेयर्स को फॉरफीट किया जाएगा तो क्या होगा,
तो जब भी शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, आपने ये रटा होगा, लेकिन क्यों डेबिट होगा उस चीज को समझिएगा, क्योंकि जहां पर क्यों लगाकर आप समझेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। शेयर्स कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होता है और डिक्रीज करती है तो डेबिट होगा। शेयर्स फॉरफिट किया जाएगा तो शेयर्स कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, और शेयर्स कैपिटल जब रिड्यूस होगा तो वो लायबिलिटी के नाते उस अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब यहां पर कह रहा है नॉमिनल वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, पेड अप अमाउंट, नन ऑफ दिस, यानी शेयर्स कैपिटल डेबिट तो होगा लेकिन किस अमाउंट से, तो वो कॉल्ड अप अमाउंट से। अब कॉल्ड अप अमाउंट क्या है ये भी आप समझ लें। यहां पर जैसे इस ऑप्शंस पे देखिएगा, 8 रुपए आपने पेड कर दिया और 2 रुपए जो है वो आपका नॉट पेड है। तो इसका मतलब यह समझना कि 8 रुपए आपने दे दिए, 2 रुपए आपने नहीं दिए, लेकिन हमने आपसे 10 तो मांगे, तो कॉल्ड अप का मतलब मांगी गई अमाउंट। तो 8 जो मिला वो, और 2 जो हमने आपसे मांगा आपने नहीं दिया, मतलब पेड और अनपेड इन दोनों को मिला के कॉल्ड अप बनता है। तो ये कॉल्ड अप आपका यानी बी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। फिर क्या था, डायरेक्टर ऑफ एम लिमिटेड रिसॉल्व टू फॉरफिट 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 7.5 per share paid up for non-payment of final call of rupees 2.50, 1000 of the forfeited shares were reissued at rupees 6 per share. Capital reserve account will be credited by। बहुत आसान से सुनिएगा, कंपनी ने 2000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं और उनपे 7.5 पर शेयर पेड था। यहां पर समझना शेयर्स फॉरफीचर क्रेडिट को लेकर के कि कितने से क्रेडिट है, और फिर उसके बाद शेयर्स फॉरफीचर डेबिट, और फिर आप जब डिफरेंस करेंगे तो जो आएगा वो कैपिटल रिजर्व आएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2000 शेयर्स है और एक पर आपको 7.5 रुपए मिल चुके हैं। तो पहला काम, और उसने जो रीइश्यू किया है वो केवल कितने किए हैं, 1000। तो कैपिटल रिजर्व में केवल वही अमाउंट जाती है जितने शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं। तो रीइश्यू कितना हुआ, 1000, तो आपको 1000 पर देखना है। तो देखिए 1000 शेयर्स पर देखिए और एक पर 7.5 रुपए, तो इस तरीके से 1000 को 7.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 750 आपका आएगा। अब 1000 शेयर्स आपने रीइश्यू किए कितने पे, 6 रुपए पर, जबकि शेयर्स की वैल्यू थी कितनी, 10 रुपए पर। अब आप खुद समझना, 10 वाली चीज आपने 6 में बेची तो आपको नुकसान कितने का हुआ, 4 रुपए का। तो 1000 पे 1000 शेयर्स हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से, तो ये 7500 रुपए हो जाएगा। फिर कह रहा है 1000 ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 6, तो 1000 को आप मल्टीप्लाई करिए 4 से, क्योंकि आपका 4 रुपए का लॉस है, तो ये 4000 हो गए। अब 7500 में 4000 आप घटा देंगे तो ये 3500 रुपए आपका बन जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व 3500 आएगा। इसको एक बार आपको मैं और समझा दे रहा हूं। देखिए 2000 शेयर्स फॉरफिट किए गए, उनसे आपको मिला कितना था, 7.5 रुपए एक का। हमने 1000 ही क्यों लिया, क्योंकि हमने जो रीइश्यू किया है वो 2000 नहीं किया है, वो 1000 किया है। तो जितना रीइश्यू पर होगा वो आएगा, तो 1000 पर आएगा। तो 1000 पे 7.5 के हिसाब से ये आपका 7500 रुपए होगा। फिर आपने जब रीइश्यू किया तो 10 रुपए का शेयर्स था, 6 रुपए पर किया, यानी 10 से 6 आप घटाएंगे तो 4 रुपए का आपका नुकसान हुआ। तो 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4000, 7500 में 4000 निकल जाएगा तो 3500 आएगा। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। कह रहा एज पर सेबी रेगुलेशन ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैपिटल मस्ट बी सब्सक्राइब। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शंस की बात कर रहा है, बहुत आसान सुन ले। शेयर्स के मामलों में मिनिमम सब्सक्रिप्शंस की जो अमाउंट रखी जाती है वो 90% रखी गई है, और अगर डिवेंचर में आप पढ़ रहे होंगे तो डिवेंचर के सेंस में ये जो अमाउंट है वो 75% है, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शंस का परसेंटेज
फॉर द शेयर्स और फॉर द डिवेंचर 75%। कह रहा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी डन एट, देखिए कह रहा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा लौटाना है तो आप एट पार पे लौटा सकते हैं, एट प्रीमियम पर लौटा सकते हैं, लेकिन कभी भी आप डिस्काउंट पर नहीं लौटा सकते, यानी नहीं किया जा सकता आपसे पूछा है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मींस 28 का सी जो है वो आपका करेक्ट है। कह रहा फॉर विच पर्पस कैन द सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट बी यूज्ड, कह रहा सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं किया जा सकता, किस पर्पस के लिए, अभी पीछे भी हमने आपसे डिस्कस किया है, तो फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, तो डी ऑप्शन। और देखिए यहां पर बहुत ही क्लियर नोट कर दिया गया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कहां कहां आप कर सकते हैं, तो इस पे जरूर आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स द ऑडिटर शुड बी, यानी एक ऑडिटर को क्या देखना चाहिए जब भी वो ऑडिट करने आए फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स, चेयरमैन स्पीच, ड्यूटीज ऑफ एन अकाउंटेंट। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के सेंस में उसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखना चाहिए कि क्या उसका आर्टिकल्स उसे अलाउ करता है, क्या वो नियमों में रहकर यह काम किया गया है, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी और इंटरनल मैटर्स के बारे में बताने का काम करते हैं। फिर देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, कह रहा सरेंडर वैल्यू किससे डिनोट करेगी, तो सरेंडर वैल्यू का संबंध इंश्योरेंस पॉलिसी से होता है। इनसेनिटी ऑफ शेयर होल्डर, अंशधारी का पागल होना, ऐसी सिचुएशन में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है। शेयर्स वारंट एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और जब आपके शेयर्स फुली पेड होते हैं तो उन्हें आप स्टॉक में कन्वर्ट करा सकते हैं। यहां पर एक वर्ड आपके लिए नया दिख रहा होगा, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने पूरा थ्योरी भी नोट कर दिया है, आप ध्यान दीजिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको मैच कर लें। ए का सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर कह रहा एन एक्ट ऑफ गिविंग अप द टाइटल ऑफ शेयर्स बाई एन अलॉटी इन फेवर ऑफ हिज नॉमिनी आइदर इन फुल और इन पार्ट इज नोन एज, इस चीज को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ शेयर्स, यानी ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चंस में भी शेयर्स ट्रांसफर हुआ था, यहां भी ट्रांसफर हो रहा है। वहां पर आपने नाम देखिए क्या दिया है, ट्रांसमिशन, और यहां पर आप नाम दे रहे हैं असाइनमेंट। क्या दोनों में डिफरेंस है देख लें, असाइनमेंट ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स जो है ये इनवॉलंटरी है और ये जो है ये वॉलंटरी है, मतलब ये ऐच्छिक है और ये अनैच्छिक है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स लॉ से कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है, जैसे किसी की डेथ हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, किसी के दिमाग की सोचने समझने की क्षमता खो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए ये चीजें घटनाएं ए के साथ होती हैं तो उसके शेयर्स उसके बेटे या किसी को भी मान लीजिए बी को मिल जाती है, तो ये ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होगा। लेकिन आप अपने जीते जी अपने सामने अगर किसी को शेयर्स ट्रांसफर करते हैं तो वो आपका असाइनमेंट ऑफ शेयर्स कहलाएगा। तो ये डिफरेंस आप एक बार पढ़ लेना जरूर। कह रहा व्हेन अ कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स, कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज प्रूव्स अ बर्डन ऑन द फाइनेंस ऑफ द कंपनी। जैसा कह रहा है कंपनी को लाभ नहीं हो रहा है, अगर कंपनी को लाभ ना हो तो इसमें से कौन सी सिक्योरिटी ऐसी है जो कंपनी के लिए एक बोझ बनकर रह जाएगी। तो आप एक बात समझना, इसमें पता लग जाए किसको क्या दिया जाता है। देखिए ये तीन ऊपर वाले एबीसी जो है ना, ये आपसे चाहते हैं डिविडेंड, लेकिन वही बात है डिविडेंड जो है वो पार्ट है कंपनी की प्रॉफिट का। तो जब प्रॉफिट होगी तो हम आपको देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम आपको नहीं देने वाले। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स की बात करें तो डिबेंचर होल्डर्स का मतलब ये लोन वाले लोग हैं और इनका आपकी प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता, इनको इंटरेस्ट मिलता है। अब आप खुद सोचिएगा, कंपनी को लाभ भी नहीं हो रहा है और इंटरेस्ट आपको श्योर देना ही देना है। जैसे आपने किसी का रूम रेंट पे ले लिया हो और आप रोज इधर उधर घूमते रहिए, अपने रूम में ना रहिए, तो मकान मालिक आपसे किराया जरूर लेगा, चाहे आप रहें या ना रहें, वही चीज है।
आपको इंटरेस्ट का पेमेंट देना कंपलसरी है, क्योंकि उसका रीजन है इंटरेस्ट जो है वो एज अ चार्ज होता है। एज अ चार्ज का मतलब प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ आपको देना ही देना है। तो वही वो कह रहा है लाभ ना हो तो कौन सा जिंदगी, यानी इस क्वेश्चन के लिए बोझ है, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फिर कह रहा कंपनी कैन रीइश्यू इज फॉरफिटेड शेयर्स एट, मैंने पहले ही बताया कि फॉरफिटेड शेयर्स तीनों पर इस रीइश्यू हो सकते हैं। अब टॉपिक आती है एक नया आपके लिए, अंडरराइटिंग कमीशन। देखिए पहली बात तो अंडरराइटिंग का मतलब एक अंडरराइटर से समझिएगा, एक दलाल से समझिएगा, एक ब्रोकर से समझिएगा। एक जो ब्रोकर्स है वो यहां पर बात हो रही है अंडरराइटिंग कमीशन की। तो ऐसा मतलब समझिएगा कि एक ऐसा पर्सन जो कंपनी के शेयर्स को बिचवाने की जिम्मेदारी ले लेता है और कहता है कि अगर सर्टेन टाइम के अंदर आपके शेयर्स नहीं बिक जाते तो उन शेयर्स को हम खरीद लेंगे, इससे कंपनी को पैसा रेस करने में आसानी हो जाती है। लेकिन वो इस काम के लिए कमीशन लेता है और उस कमीशन का परसेंट आपको याद रखना है। ये जो परसेंट है ये शेयर्स के लिए 5% है और डिवेंचर्स के लिए 2.5% है। और क्वेश्चन में देखिए पूछा किसके लिए है, शेयर्स के लिए, तो आप 5% पे टिक करेंगे, मतलब जितने रुपए के वो शेयर्स इश्यू करेगा उसका 5% आपसे ले लेगा। फिर कह रहा है फॉलोइंग आर द इवेंट्स व्हिच जनरली हैपन इन द लाइफ ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और आपको इसको अरेंज करना है, ये जो घटनाएं हैं वो एबीसीडी में। देखिए पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में काम कौन सा पहले होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय, यानी कंपनी को जब बनाना होता है तो पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, ये करना, बाकी सारे काम करने छोटे छोटे, तो उन सब के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। मतलब कंपनी को बनने के पहले जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वो सारी चीजें इसमें आपके लिए आ जाती हैं। तो पहला स्टेप तो यही है, यानी अगर हम बात करें तो सी सबसे पहले आना चाहिए। अब देखिए 2 पर आपका है सी और डी, अब इसमें से कोई और आगे बढ़ा जाए। अब ये काम आपने कर दिया, तो ऐसा करने के बाद अब आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, यानी पहले सी और फिर उसके बाद बी। अब जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आपको इश्यू करना पड़ेगा इक्विटी शेयर्स टू प्रमोटर्स। देखिए प्रमोटर्स का मतलब वो लोग जिन लोगों ने इस कंपनी की स्थापना की है, जिन लोगों के मन में विचार आया था कंपनी बनानी है और उन्होंने ही अभी तक ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन करने में दौड़ धूप करके ये सारा काम इन लोगों ने किया है। तो पहले इनको इक्विटी शेयर्स इश्यू किए जाएंगे, ये डी होगा, और फिर उसके बाद आम पब्लिक यानी हमारे और आपके लिए वो शेयर्स मार्केट में आएंगे, यानी ए ऑप्शन। तो CBDA आप देखिएगा, CBDA, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। कह रहा एज पर 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। कह रहा प्रीमियम का पैसा किस काम नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार मतलब इसमें 1-2 बार कुछ अलग अलग तरीके से लाए गए हैं। डिविडेंड के पेमेंट के लिए प्रीमियम का यूज नहीं हो सकता, बाकी क्या है इस पे आप पढ़ सकते हैं। द टर्म रिस्क कैपिटल डिनोट, देखिए आपको पता है रिस्क कैपिटल का मतलब वही जहां पे प्रॉफिट या लॉस का कुछ भी पता नहीं होता, वो इक्विटी वालों के साथ होता है। कह रहा इन ऑर्डर टू रेज फाइनेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज कैन बी इश्यूड बाय अ कंपनी। कह रहा कंपनी कौन कौन सी सिक्योरिटी इश्यू कर सकती है। तो देखिए इक्विटी शेयर्स इश्यू हो सकते हैं, रिडेमेबल इक्विटी शेयर्स तो कभी आपने सुना भी नहीं है और ईश्वर करे आप सुने भी ना, क्योंकि ऐसा कोई इक्विटी शेयर्स के कोई टाइप्स ही नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर्स के तो 8 टाइप्स थ्योरी में बनते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स का कोई टाइप्स नहीं होता, वो अपने आप में राजा है, वो अपने आप में अकेला है। फिर उसके बाद रिडेमेबल डिवेंचर्स होते हैं, रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो 1, 3, 4 आप देख सकते हैं, 1, 3, 4 आपके बी पर है, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। Which committee gave it recommendation for the Companies Act 2013? कह रहा 2013 जो कंपनी का अधिनियम जिसको आप आज पढ़ रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो इसको देने का काम जे ईरानी कमेटी ने दिया था। पैरा व्हेन डिड कंपनीज एक्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ था। कह रहा व्हाट आर स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यूड फॉर। अब आप पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। पहली बात तो समझे स्वेट इक्विटी शेयर्स होता क्या चीज है। एक कंपनी ऐसे शेयर्स जो अपने एम्प्लॉइज को, अपने डायरेक्टर्स को देती है, उनके वैल्यू एडिशन के लिए, उनके महत्व को बढ़ाने के लिए
उसे हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। अब कह रहा है ये क्यों दिए जाते? एज कंसिडरेशन फॉर नो हाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशंस, वही जो बात मैंने आपसे कही, उनकी जानकारी बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य संवर्धन के प्रतिफल के रूप में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। करेक्ट टू हुम कैन अ कंपनी इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो आपको हमने अभी बता दिया पहले ही, इंप्लॉइज को और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा व्हाट इज मिनिमम लॉक इन पीरियड फॉर इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स इन इंडिया। देखिए जैसा मान लीजिए कंपनी ने डायरेक्टर्स को या प्रोमोटर्स को, यानी डायरेक्टर्स को, इंप्लॉइज को स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिए, तो ये नहीं कि आज आपको मिला कल जाओ बेच दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने आपको वो चीज इसलिए दिया कि आपके को ऐसा देने से मान प्रतिष्ठा कंपनी की भी बढ़ेगी। तो अब कंपनी ये कहती है कि आप ऐसे शेयर्स अगर पाए तो आपको 3 साल के अंदर नहीं बेचना है, मतलब आप 3 साल के अंदर ऐसे शेयर्स नहीं बेच सकते। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इश्यूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ऑल ऑफ द अबव, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक बात सच है, अक्सर आपको यह पढ़ने को मिलेगा कि स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड एट डीप डिस्काउंट, ये मिलता है। हम भी कहते हैं ये सही है, डीप डिस्काउंट, बट अगर बात की जाए थ्योरेटिकल में तो ये तीनों पर इश्यू किए जा सकते हैं। फॉर अ कंपनी टू इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स इट मस्ट पास अ स्पेशल रिसोल्यूशन, यानी विशेष प्रस्ताव कंपनी को पारित करना होगा तो वो इस तरीके के शेयर्स इश्यू कर पाएगी। तो देखिए हमने आपसे आज 46 क्वेश्चंस डिस्कस किए। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जो रिपीटेड हो, नहीं तो 45 क्वेश्चंस कम से कम आपसे डिस्कस किए, और उनमें भी एक एक क्वेश्चंस में 3-3, 4-4 और कैसे बन सकते हैं ये भी हमने आपसे डिस्कस किया। ऐसे ही हम आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेट्स, और भी हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे आपको मिलेंगे। इनके साथ साथ आपको थ्योरी के भी क्लास पूरे मिलेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लास को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं, और अपने दोस्तों में आप शेयर करें जिससे कि आपको भी अच्छा लगे, आपका दोस्त भी ये कहे कि हाँ आपने कुछ अच्छा उसको बताया है। और मुझे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा जब आपके कमेंट्स आते हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं। तो मिलते हैं एक नए क्लास के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।